नमस्कार दोस्तों। पहले के ज़माने में ऑटो रिक्शा सिर्फ बड़े शहरों में ही चलती थी और आज ऐसा टाइम आ गया है कि छोटे छोटे गांव में भी चलने लगी है। हाँ, बहुत छोटे कस्बों में बस्तियों में नहीं पहुंची लेकिन फिर भी पहुंच चुकी है काफ़ी सारी जगहों में। अब लोग ऑटो की मदद से एक गांव से दूसरे गांव में भी ट्रैवल करने लगे हैं। दिन का वक्त हो, रात का वक्त हो, आधी रात का वक्त हो, लेकिन कई सारे कांड ऑटो रिक्शा में आए दिन होते रहते हैं। बहुत सारे कांड पॉजिटिव भी होते हैं। किसी के साथ बहुत अच्छी लॉटरी लग जाती है तो किसी के साथ अजीब व गरीब दुर्घटनाएं भी हो जाती है। और मुझे एक एक बताने की जरूरत नहीं है, आप तो न्यूज़पेपर्स पढ़ते ही होंगे। आज जिस घटना की कहानी लेकर आए हैं उस घटना में भी एक खतरनाक कांड हुआ किसी के साथ जो ऑटो से ट्रैवल कर रहा था, लेकिन वो कांड भूतिया था, बहुत डरावनी तरीके से भूतिया। आइए जिया की जुबानी पूरी कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमें कैसे हुआ था, क्या हुआ था, क्यों हुआ, वो जानने से पहले हमें दिनेश नाम के लड़के के लाइफ के बारे में जानना होगा। क्योंकि ये जो पूरी की पूरी घटना घटी है, जुड़ी है दिनेश नाम के लड़के के साथ जुड़ी है। दिनेश जो अपनी फैमिली के साथ हमेशा से पुणे शहर में रहा करता था। पुणे में हमेशा से उसकी फैमिली स्टार्टिंग से ही, जब उसके पापा की जॉब लगी थी तो पुणे में ये लोग रह रहे थे। लेकिन जो दिनेश है ना, इसकी पूरी फैमिली पुणे से बिलोंग नहीं करती थी। इनकी फैमिली नासिक के अंदर एकदम छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, एकदम ही छोटे से गांव से। वो गांव इतना छोटा था हमेशा से कि वहाँ के लोगों ने ज़्यादा कभी पढ़ाई लिखाई भी नहीं किए थे और ज़्यादा वहाँ के लोग बाहर नहीं निकले थे। लेकिन दिनेश के पापा जब पढ़ाई करते हैं, नासिक शहर में रह के पढ़ाई किए थे, उसके बाद पुणे में रह के पढ़ाई किए थे, और इनके घर वालों ने अपना मेहनत करके खेती बाड़ी करके दिनेश के पापा को इनके दादा दादी ने पढ़ाया था और उनको पुणे भेज दिया था जॉब के लिए। और दिनेश के पापा जब पुणे शिफ्ट हुए थे तो वहीं पर उनकी शादी होती है और वहीं पर दिनेश, उसके भाई बहन सब पैदा होते हैं। वहीं पर उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से सेटल हो जाती है। लेकिन जो इसके दादा दादी थे वो कभी भी पुणे आके रहने के लिए सोचते नहीं हैं, क्योंकि हमेशा से उन्होंने गांव की लाइफ देखे थे। उनका गांव मतलब नासिक शहर में नहीं था, बिल्कुल एकदम छोटे से गांव में था। तो उस गांव की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट थी। आप शहर में रहते हो, वहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, और छोटे से गांव में रहो, वहाँ की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। तो वो लोग ना रह नहीं पा रहे थे। एक दो बार इन्होंने, जब नासिक में इसके पापा का ट्रांसफ़र था एक बार, तो वहाँ पर भी रखने की कोशिश की शहर में, वहाँ पर भी नहीं रह पाए। पुणे में रखने की बहुत कोशिश की, कुछ दिनों के लिए आए और उनका मन नहीं लग रहा था, वो भाग के अपने गाँव चले गए। बोले कि नहीं नहीं, हमारा मन नहीं लग रहा, हम गाँव में ही रहेंगे, हमको गाँव में ज़्यादा सुकून मिलता है, हमारी खेती बाड़ी जो भी हाथ पर चलाते हैं हमको अच्छा लगता है। नहीं भी कुछ कर रहे हैं, काम हिम्मत नहीं हो रही करने की, खेत में घूमने ही चलेगा तुमको अच्छा लग जाता है। तो ऐसा वाला था। तो दिनेश के पापा भी अपने माँ बाप को ज़्यादा फोर्स नहीं करते हैं, उनको गांव में ही रहने देते हैं। इनकी ज़िंदगी तो बेस्ट चल रही थी, पुणे में अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, आज से कुछ साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात होगी, अचानक से खबर आती है कि दिनेश के दादाजी ऑफ हो गए। दादाजी ऑफ हो गए, ऐसा फ़ोन आता है, उसके चाचा फ़ोन करते हैं। अब पिताजी माताजी सब टेंशन में कि कैसे करें, कैसे जाएं, ऐसे कैसे अचानक से चले गए। लेकिन उम्र हो गई थी तो ज़्यादा शॉकिंग नहीं था, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि कैसे जाएंगे, कैसे सब चीज़ें मैनेज करेंगे। उसके पापा की छुट्टी नहीं मिल रही थी, दिनेश के पापा की। और दिनेश भी कॉलेज में पहुंच गया था, अच्छा खासा बड़ा हो गया था। तो अपने पापा को समझाता है, बोलता है आप छुट्टी अप्लाई करो, जब तक आपको छुट्टी मिलेगी उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, फटाक से ट्रेन लेके जल्दी से कैसे भी टिकट लेता हूँ तत्काल में, और फटाक से मैं गांव पहुँचता हूँ, जाता हूँ वहाँ पे चीज़ें हैंडल करता हूँ। दादाजी की अंतिम विदाई भी तो करनी है, कर दिए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो भी तो करना है, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। एक काम करो, आप छुट्टी अप्लाई करो, उसके बाद मम्मी को और भाई बहनों को लेके आराम से आना गाँव, क्योंकि उसके बाद फिर काम क्रिया जो रहता है 12-13 दिन का, वो भी तो करना है। ऐसा ही होता है। दिनेश ट्रेन लेता है, ट्रेन लेके पुणे से नासिक पहुंचता है। नासिक के बाद वो वहाँ से एक गाड़ी बुक करता है, गाड़ी बुक करता है अपने गांव जाने के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ये रात के लगभग तकरीबन 12-12:30 का टाइम हो गया था उसको उस लोकेशन में पहुँचते पहुँचते। वो जो गाड़ी बुक किया था उस गाड़ी से वो आता है, वो गाड़ी वाला उसको उसके गांव से पहले ही उतार देता है।
बोलता है कि नहीं नहीं मुझे बहुत लेट हो गया है, अभी आगे के और पैसेंजर है तो उनको भी मुझे लेके जाना है। तो एक काम करो, तुम्हारा गांव यहाँ से सिर्फ 3-4 किलोमीटर दूर ही है ना, एक काम करो तुम यहाँ से पैदल चले जाओ। लोगों की तो गांव में पैदल चलने की बहुत आदत रहती है, लोग निकल जाते हैं, 3-4 किलोमीटर कुछ बड़ी बात नहीं होती वैसे लोगों के लिए। तो बोलता है कि लेकिन मेरे को तो आदत नहीं है ना, मैं तो हमेशा गाड़ी वाड़ी से ट्रैवल किया हूँ, मैंने नहीं पैदल जा सकता, प्लीज़ मेरे को छोड़ दो, थोड़ा 200-400 अधिक ले लो, छोड़ दो मेरे को। लेकिन वो मना कर देता है, गाड़ी का ड्राइवर पूरी तरह से मना कर देता है। बोलता है तुम्हारे चक्कर में इन पैसेंजर को तुम्हारे गांव तक लेके जाऊं, उसके बाद उनको लौटाऊं, फिर उनको उनके जगह पे छोड़ के आऊं। ये चौराहा है ना, ये मार्केट का एरिया है ना, मैं सबको सबके गांव के मार्केट एरिया में छोड़ता हूँ, तुमको भी छोड़ रहा हूँ। अब ये शॉक्ड, क्योंकि बड़े होने के बाद पहली बार ऐसे अकेले आया था और अकेले ट्रैवल कर रहा था, और मुसीबत का टाइम था तो चाचा को भी गाड़ी लेके नहीं बुला सकता था। नॉर्मल टाइम होता था चाचा जी आते थे, मार्केट में आते थे गाड़ी लेके, इनको वहाँ से लेके जाते थे, क्योंकि इनके गाँव जाने के लिए कोई साधन ज़्यादा नहीं चालू थी, उनका बहुत ही छोटा सा गाँव था। तो ये अब टेंशन में पूरी रोड पे, सुनसान रोड पे अकेले अपना सामान लेके ऐसे ही भूत बने खड़ा हुआ है। क्या करूँ अब, पूरी तरह से लाचार है। आधी रात के टाइम पे चाचा जी को फ़ोन कैसे करूँ, किस मुंह से करूँ, कि एक तो घर पे मुसीबत है, दादाजी की मृत्यु हुई है, उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार किए हैं कि नहीं किए हैं, उनको छोड़ के आप मुझे लेने आओ, ये कैसे बोलूँ मैं। एक हिचक थी उसके मन में। अच्छा लड़का था बेचारा, बहुत ही बड़ों की रिस्पेक्ट करता था, जल्दी कोई चीज़ बोल नहीं पाता था। तो ये अब टेंशन में चारों तरफ घूम रहा है, पूरे मार्केट में हर जगह घूम रहा है, उसे कोई भी साधन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसे एक कार वाला दिखाई देता है जो सुट्टा उट्टा कुछ ले रहा था, एक टपरी थी वहाँ सुट्टा ले रहा था और फूक रहा था। उस कार वाले के पास जाता है दिनेश और उसको बोलता है कि भाई साहब आप मुझे बता सकते हो कि ये गांव जाने के लिए कोई सवारी कहाँ से मिलेगी। वो बोलता है कि वो गांव जाने के लिए सवारी इतने बजे पॉसिबल नहीं है, इतने बजे नहीं मिलेगी कोई सवारी। वो बोलता है कोई भी ऑटो रिक्शा कुछ भी तो मिल जाएगी ना। वो बोलता है तुम्हें ऐसा लगता है कि अपने इतने छोटे से गांव में यहाँ पे ऑटो रिक्शा चलती होगी। तो बोलता है तो आप भी उसी गांव के रहने वाले हो क्या, मुझे छोड़ दोगे आप। बोलता है नहीं मैं उस गांव में नहीं जा रहा हूँ, मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ, मेरे एक दोस्त का बर्थडे पार्टी है तो मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है, तो अगर मैं फ्री होता तो शायद तुमको छोड़ भी देता, लेकिन अभी लेट हो रहा है, मैं नहीं छोड़ पाऊँगा, सॉरी। तो ये बोलता है ठीक है। वो आदमी बोलता है एक काम करो, इतना सोचोगे खड़ी रहोगे, इससे अच्छा तुम पैदल निकल जाओ, 3-4 किलोमीटर दूर है, सीधे से सीधे चलते चलते जाना, और एक सीधे सीधे चलने के बाद एक लेफ्ट वाला आएगा, वो लेफ्ट वाला रास्ता पकड़ लेना, सीधे तुम्हारे गांव आ जाएगा, गांव तुम्हारा ही तो आएगा इस रास्ते के बाद, इतना क्या सोच रहे हो, निकल जाओ पैदल। ये बोलता है इतनी रात में, आधी रात में पैदल अकेले जाऊँ मैं। वो बोलता है तो क्या किसके साथ जाओगे, अकेले तो अकेले जाओगे ना। तो आदमी अपना चले जाता है सुट्टा उट्टा फूक के। ये अपना सामान लिया हुआ है ट्रॉली, और ट्रॉली को घसीटते घसीटते सुनसान वीरान से रोड पे अकेले निकल जाता है अपने गांव जाने के लिए। अंदर ही अंदर पता नहीं क्यों बहुत डर रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कोई चोरों चक्का टाइप का आदमी आ गया, मेरा सामान छीन लिया, मेरा फ़ोन छीन लिया। इसने ना आईफोन रखा हुआ था, सोचता है कि एक तो 1.5 लाख का फ़ोन लेके घूम रहा हूँ, फ़ोन ही छीन लिया, चेन पहना हूँ पतली सी, वो चेन ही छीन लिया तो मैं क्या करूँगा। फ़ोन के बिना तो आज के दुनिया में कुछ नहीं होता है, फ़ोन छीन लेगा तो मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, किसी को फ़ोन करना, घर वालों से क्या कॉन्टेक्ट चले जाएंगे सब। यही टेंशन में वो धीरे धीरे अपनी ट्रॉली लिए बढ़े जा रहा है, कोई भी साधन का कुछ भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से पर कुछ आवाज़ आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है, थोड़ा सा ना फॉग वाला टाइम था, थोड़ा ठंड वाला टाइम, थोड़ी फॉग वाला टाइम चल रहा था। उसे पीछे कुछ रोशनी दिखाई देती है, जैसे फॉग से होते हुए कोई तो चीज़ आ रही है। वो वहीं पर ट्रॉली लेके खड़े हो जाता है, चलना बंद कर देता है और उधर ही देखने लगता है क्या चीज़ आ रही है। उसकी बहुत नज़दीक वो चीज़ आती है तो क्या नोटिस करता है, ये तो ऑटो रिक्शा है। वो आदमी कैसे बोल रहा था कि कोई भी ऑटो यहाँ पर नहीं चलती, ये है ना ऑटो, चल तो रही है। वो जोर से हाथ मारता है, रुक जाओ, ऐसे बहुत जोर से हाथ मारता है। वो ऑटो उसके पास नहीं रुकती है। उसको लगता है ये क्या है भाई, क्यों नहीं रुकी, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाके झटके से ऑटो रुकती है। ये भागते हुए अपने ट्रॉली लेके ऑटो रिक्शा जहाँ रुकी थी वहाँ पे पहुँचता है। ऑटो ड्राइवर बैठा हुआ था,
वो बोलता है कि अंकल, थोड़ा बूढ़ा था, अंकल आप मुझे ये गांव छोड़ दोगे, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना, मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है, प्लीज़ आप छोड़ दोगे क्या? आपको मैं ज़्यादा पैसे दे दूंगा, मैं आपको ना 1000 रुपये दे दूंगा, इतना दूर तो है नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको 1000 रुपये दे दूंगा, मैं पैदल इतना भारी सामान लेके जा नहीं पा रहा हूँ, क्या मुझे छोड़ दोगे अंकल प्लीज़? वो सिर्फ ऐसे इशारा करता है, बैठ जाओ। हाँ, उसको लगता है कि हो सकता है गुटखा मुंह में दबाया होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि गुटखा उटका कुछ दबा के रखते, ज़्यादा वो बात नहीं करते हैं, इग्नोर करता है, क्योंकि उसने पुणे में भी देखा था बहुत सारे ऑटो वाले ऐसे थे जो गुटखा दबा रहे थे तो नहीं बोलते थे ज़्यादा, तो उसको ऐसा लगता है। गुटखा खाने वाले लोग इतने वो भी होते हैं, खुददार भी, हाँ कि गुटखा जब तक नहीं थूकेंगे, हाँ जब तक वो जो बात चल रही है हाँ उनके गुटके से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। हाँ, उससे ज़्यादा पैसे थोड़े का गुटखा इम्पोर्टेंट। खाने वाले खुददार होते हैं। हाँ, इस मामले में तो इसीलिए उसको ऐसा लगा होगा कि हाँ। अंकल जी ने गुटखा दबाए होंगे। क्योंकि उसने कॉलेज टाइम पे ऐसा पुणे में एक्सपीरियंस किया था उसने, तो बेचारे को ऐसा ऐसा ही लगेगा ना। वो चुपचाप अपना ट्रॉली पीछे डालता है और ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो में बैठ गया और उसके बाद ये ऑटो चालू कर देता है। ऑटो वाला चल रहा ऑटो चला रहा है। ये बोलता है कि अंकल यहाँ पे तो बोलते हैं कि कोई ऑटो रिक्शा नहीं चलता, कुछ नहीं है, हमको पैदल ही ट्रैवल करना पड़ता है रात के टाइम में, तो आप कैसे ऑटो चला रहे हो? वो कुछ नहीं बोलता है आदमी। उसको लगता है कि यार अब तो थूक दे, यार अब तो बोल दे, कुछ नहीं बोल रहा है। वो देखता है, बोलता है क्या हुआ अंकल, आप गुटखा खा रहे हो क्या? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? वो कुछ भी नहीं बोलता है, ऐसे ध्यान से उसकी तरफ देखता है, उसके मुंह की तरफ, बोलता है कि आप गुटखा तो नहीं खा रहे हो? मुंह देख के समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अंकल आप मुझे मेरे गाँव छोड़ रहे हो ना, क्योंकि मुझे गाँव का रास्ता अच्छे से पता नहीं है, आगे से एक टर्न होगा। वो कुछ नहीं बोल रहा, अभी भी चला रहा है। ये बोलता है कि ये क्या चल रहा है भाई साहब, इतना मैं बोल रहा हूँ, कुछ तो मुंह से खोल दे, कुछ तो बोल दे। वो चुपचाप ऑटो चला रहा है। ऑटो चलाते 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 अचानक से स्पीड बहुत ज्यादा हाई कर देता है, एकदम स्पीड बढ़ा देता है, और जहां से टर्न लेना था वहां से टर्न नहीं लेता है, सीधे सीधे चलाना चालू कर देता है। ये बोलता है, ओ अंकल मैं आया हूँ, मुझे याद है थोड़ा बहुत, यहाँ से टर्न होगा, आप उधर से किधर लेके जा रहे हो? मेरे गांव लेके नहीं जा रहे हो क्या? कहाँ लेके जा रहे हो? वो कुछ नहीं बोल रहा था, स्पीड बढ़ाया हुआ। ये बोलता है, अंकल मैं गिर जाऊंगा, बहुत ज्यादा स्पीड है, ऑटो पलट सकती है, आप थोड़ा स्लो कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हो आप? बहुत जोर से चिल्ला रहा है। फिर भी ऑटो रिक्शा वाला स्पीड बढ़ाया जा रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, जोर चिल्लाता है, बुड्ढे समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा हूँ ऑटो रिक्शा कम कर, इतनी स्पीड में क्यों चला रहा है? अभी मारूंगा, सीधा हो जाए एक ही बार में। आजकल के जनरेशन के बच्चे इतने भी वो डरपोक नहीं होते कि तुम ऐसे बुड्ढे लोग डरा दोगे और चुपचाप हम डर जाएंगे। ऐसे जोर से चिल्लाता है, और जैसे ही जोर से चिल्लाता है, वो जो आदमी ऐसे ऑटो रिक्शा चला रहा होता है, वो झटके में उसकी मुंडी पूरी पीछे मुड़ जाती है, पूरी की पूरी मुंडी पीछे 180 डिग्री। हाँ, और वो ऑटो ड्राइवर अभी भी ऐसे ही ऑटो स्पीड में चला रहा है, आंख उसकी बड़ी बड़ी, इसका मुंह खुला हुआ, हंस रहा है, इसकी तरफ ऐसे देख रहा है, देख इसकी तरफ रहा है, ऑटो आगे से चल रही है, और जैसे उसकी मुंडी को ऐसा देखता है, जोर से चीखता है। दिनेश बहुत जोर से चीखता है, और चीखने के बाद इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, पूरी तरह से आपा खो देता है। ये बोलता है, अंकल आपकी मुंडी इतनी कैसे घूम गई, मुझे प्लीज उतार दो। उसको पता चल गया है कि ये इंसान तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो करे तो करे क्या? कूदेगा तो भी खत्म होगा, नहीं कूदेगा तो भी खत्म होगा। इतनी स्पीड के ऑटो से कूदेगा तो वो जिंदा कैसे बचेगा? वो भी बात है ना एक। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। अब वो आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि मैं खत्म होने वाला हूँ, मुझे अब कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता सिर्फ भगवान ऊपर वाला बचा सकता, वरना कोई नहीं बचा सकता। वो अपनी आंख बंद किया है, तभी अचानक से उसे झटका महसूस होता है और आंख खुलती है। वो ऑटो एक बड़े से पत्थर में जाके टकराई थी। अच्छा, टकरा गई? तुरंत रुकी ऑटो टकरा के, और आंख खोल के देखता है तो क्या पाता है कि ऑटो ड्राइवर है ही नहीं। तुरंत टकराई, तुरंत आंख खोला, ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गया ऑटो ड्राइवर? हिका तो नहीं गया कहीं बाहर? वही तो बात है ना। वो रुकती है ऑटो, फटाक से ट्रॉली बाहर निकलता है, चारों तरफ देखता है ऑटो ड्राइवर कहीं गिरा तो नहीं है, वो कौन था क्या था, लेकिन कहीं पर भी उसको ऑटो ड्राइवर दिखाई नहीं देता है। अच्छा। कहीं पर भी नहीं, और वो पूरा ओपन रोड था, कोई जंगल झाड़ी ऐसा कुछ नहीं था। वो समझ जाता है कि मैंने कुछ बहुत बुरा एक्सपीरियंस कर लिया हूँ, जो जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकता मैं। और वो अपनी ट्रॉली लिए लिए ऐसे घसीटते हुए स्पीड में भागता है, भागते 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 अपने गांव, अपने घर पहुंचता है। जोरों से दरवाजा पीटता है तो इसके चाचा जी दरवाजा खोलते हैं। दादाजी की शायद
वो अंतिम क्रिया कर दिए थे। चाचा दरवाज़ा खोलते हैं और दादी के पास जाता है, चाची सबके पास जाता है, उनके बच्चे उच्चे सब आते हैं और हाँफ रहा था ज़ोर ज़ोर से। चाचा जी पानी पिलाते, बोलते क्या हुआ बेटा, तू ऐसा घबराया हो क्यों, हाँफ क्यों रहा है, कम से कम फ़ोन कर दिया होता, कब आया तू। ये बोलता है चाचा जी पानी दो पहले। पानी पीता है, बोलता है चाचा जी मेरा दिमाग काम करता तब तो मैं फ़ोन करता। सब कुछ जो कुछ इसके साथ होता है सब कुछ चाचा जी को बता देता है। चाचा जी बोलते हैं पागल है तू, दिमाग नहीं है तेरे पास, चल अगर मैं नहीं आता तुझे लेने तो गांव के किसी भी इंसान को बाइक लेके भेज तो सकता था ना तुझे लेने के लिए, और तू क्यों किसी भी ऑटो रिक्शा में बैठा। ये बोलता है चाचा जी ऑटो रिक्शा तो बैठने के लिए होती है, क्यों नहीं बैठूंगा मैं। वो बोलते हैं चाचा जी वो कोई नॉर्मल ऑटो रिक्शा नहीं है, वो एक भूतिया ऑटो रिक्शा है और वो ड्राइवर भी बहुत ही भयानक भूत है जो आज से काफ़ी साल पहले से उसी रोड पे वैसे ही आधी रात के टाइम से अपनी ऑटो दौड़ाता है। बाई चांस किसी ने ऑटो रुका के बैठ गया तो वो ख़त्म हो जाता है। पता नहीं कैसे कैसे तू बच गया, कैसे तेरी किस्मत अच्छी थी, नहीं समझ में आ रहा है कि तू बस बच गया। बस इतना भगवान को ऊपर वाले की कृपा मना, हाथ जोड़ तू, वरना उसकी ऑटो में बैठने के बाद कोई भी बच नहीं पाता है। तू किसी भी इंसान से पूरे गांव में पूछ ले भूतिया ऑटो रिक्शा के बारे में और उस ड्राइवर के बारे में सबको पता है। सबको पता होता भी है, रात के टाइम में कोई ट्रैवल भी करता है अकेले पैदल भी, देखता भी है ऑटो रिक्शा चलते हुए रोड पे, इग्नोर कर देता है लेकिन बैठता नहीं है। और तू बैठा और तूने इतना सब कुछ भुगत लिया। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, इसको लगता है चलो बाल बाल बच गया मैं। दूसरे दिन पापा को फ़ोन करता है, पापा छुट्टी लेते हैं और 1-2 दिन बाद मम्मी पापा भाई बहन सब उस छोटे से गांव में आते हैं और वहाँ पर दादाजी की बाकी जो अंतिम क्रियाएं थी तो वो सब चीज़ें होती हैं। उसके बाद ये पुणे जाता है, लेकिन अभी भी उस घटना को कहीं से भूल नहीं पाए क्योंकि टाइम ही कितना हुआ है, सिर्फ 2-3 साल ही तो हुए हैं। सही बात है। बाकी मुझे यकीन है कि इस घटना की जानकारी पूरी उसी ने ही दिया होगा लिख के। ये तो एक ऐसा एक्सपीरियंस था ना कि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया लाइफ में कि ऐसा कुछ किसी के साथ घट सकता है। अब घट गया तो उसके लिए भुलाना भी बड़ा मुश्किल होगा भाई। खैर जैसा भी हो, अंत भला तो सब भला, वो सेफ है, आगे भी सेफ रहे, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। बस इसी एक नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।